हेलो स्टूडेंट्स, समक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं अभी मध्यकालीन हिस्ट्री, और मध्यकालीन हिस्ट्री में आज अपन पढ़ेंगे अकबर। मतलब मध्यकालीन हिस्ट्री में अपना जो मुगल वंश चल रहा है उसमें अपन ने बाबर को और हुमायूं को पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे हुमायूं के बेटे अकबर को। अकबर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अकबर का प्रारंभिक जीवन। अकबर का प्रारंभिक जीवन 1556 से 1605 तक चला। अकबर का जो प्रारंभिक जीवन था वो 1556 से और 1605 तक चला। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अचानक से हुमायूं की मृत्यु होने के कारण अकबर का राज्याभिषेक करना पड़ा और अकबर को मुगल गद्दी पर बैठाना पड़ा, यानी बादशाह बनाना पड़ा। अकबर का शासनकाल धीरे धीरे शुरू हुआ। इसने अपने शासनकाल में कई बदलाव किए, पर जब इसने शासन शुरू किया था तब अकबर बालक था, उम्र बहुत कम थी और हाल ही में जो विद्रोह चल रहा था, आसपास की जो तनाव चल रहा था प्रजा में और आसपास के शासकों में दिल्ली की गद्दी को लेकर, उस कारण कहीं ना कहीं अकबर को जल्दी राजा बनाना पड़ा, वो जल्दी शासन घोषित करना पड़ा। जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? अमरकोट, सिंध, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। मतलब अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। राजा 20 साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। ये एक हिंदू राजा थे, क्योंकि जब अकबर का जन्म हुआ था तब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। मतलब उसके पास कोई शासक नहीं था, कोई प्रजा नहीं थी, कोई राजा नहीं था। वो एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था, भटक रहा था। तो उस वक्त अकबर को शरण दी अमरकोट के राजा और उनके महल में अकबर का जन्म हुआ। पिता का नाम मुगल सम्राट हुमायूं था। माता हमीदा बानो बेगम, मतलब हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, वो अकबर की माता थी, हमीदा बानो बेगम। अकबर का बचपन संघर्षों से बीता, क्योंकि हुमायूं शेरशाह सूरी से हार के बाद भागना पड़ा। मतलब अकबर का जो बचपन का जो जीवन था वो काफी संघर्षों से बीता, क्योंकि जब अकबर का जन्म हुआ था तब हुमायूं इधर उधर भटक रहा था और भारत से जो यहाँ से हुमायूं की हार हुई शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी से हार के बाद हुमायूं अपना संघर्ष भरा जीवन बिता रहा था, इसलिए अकबर का जीवन भी काफी टाइम तक मतलब संघर्ष भरा ही बीता, क्योंकि 1556 में हुमायूं ने वापस राजगद्दी मतलब वापस शासन को संभाला, वापस राजगद्दी संभाली, दिल्ली पर अपना शासन किया। तो इसका जन्म तो 42 में हुआ। तो ये जो 8-10 साल थे हुमायूं के जीवन की, वो कहीं ना कहीं संघर्ष से भरे रहे। जैसे उसके चाचा हिंदाल के पास चला गया, उसने बताया कि ये अकबर मेरा भतीजा है तो इसका मैं लालन पालन करूंगा, तो वो उसको हुमायूं को ले गया। फिर उसके बाद बताया जाता है कि हुमायूं को एक अकबर को मतलब हुमायूं के बाद मतलब उसने सोचा कि हुमायूं इधर उधर भटक रहा है, संघर्ष भरा जीवन बीत रहा है, तो वो अकबर को ले गए। बताया जाता है कि एक महल पर अकबर को टंगवा दिया था और उस पर तोपें चलवाई थी, उससे उसको क्या कहते हैं महामंगा ने बचाया था। इस तरह अकबर का जीवन जो काफी संघर्षों से रहा। सिंहासनारोहण, मतलब अकबर का सिंहासन रोहण हुआ, मतलब अकबर को राजा बनाया गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में 13 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल साम्राज्य का शासक बना दिया गया। हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु की खबर अकबर को लगी कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, ऐसी खबर बैरम खां को और अकबर के जो हुमायूं के जो और संरक्षक थे उनको पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। उस समय अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष थी और उसी वक्त कलंदर में अकबर का राज्याभिषेक करवाया। तब अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष थी और राज्याभिषेक कराना पंजाब के पास उसका राज्याभिषेक कराया था। और उस वक्त क्या उसका राज्याभिषेक कराना जरूरी था, क्योंकि अगर उसको राजा नहीं बनाते तो शेरशाह सूरी के जो संघर्ष थे वो चल रहे थे, तो उस वक्त कहीं ना कहीं वो दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता। इसलिए अकबर को तत्काल राजा बनाया गया। जब राजा बनाया गया तब बताया जाता है एक ईंटों का सिंहासन बनाया गया और ईंटों के सिंहासन पे बिठाकर अकबर को राजा बनाया गया। उस समय साम्राज्य सीमित था, मतलब जब अकबर को शासक राजा बनाया गया, क्योंकि हुमायूं पहले सब कुछ हार चुका था। 8-10 साल उसने निर्वासित जीवन व्यतीत किया। जब वो 1555 से 1556 के बीच उसने दोबारा शासन किया तो उसका जो सीमित था, वो जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं सीमित था, ज्यादा विस्तारित शासन नहीं था।
केवल दिल्ली और पंजाब में उसका शासन चल रहा था, और पंजाब के आसपास ही, पंजाब के पास ही अकबर का राज्य अभिषेक कराया था। थोड़े छोटे सीमाओं में ही हुमायूं का शासन रहा। तो हुमायूं की जो मृत्यु के बाद अकबर शासक बना, तो उसका कुछ सीमा तक ही शासन रहा। बैरम खां अकबर का संरक्षक ने उसके नाम पर शासन किया। मतलब हुमायूं, बैरम खां और हुमायूं के बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे। जब हुमायूं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, तब उसको बैरम खां मिला, और बैरम खां ने उसको रास्ता दिखाया, उसका एक सेनापति के रूप में उसके साथ काम किया, और उसको एक अच्छा शासक बनाने में बैरम खां ने मतलब हुमायूं का साथ दिया। उसी तरह अकबर, मतलब हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां ने अकबर को संभाला, और कहीं ना कहीं अकबर की उम्र कम थी, इसलिए सारा शासक बैरम खां चला रहा था। मात्र अकबर उस समय शासक बना दिया गया था। उसके सारे शासन, कहीं ना कहीं सारी नीतियां, सारे शासन, सारे युद्ध अकबर मतलब बैरम खां ही कर रहा था। तो बैरम खां के मतलब अकबर के नाम पर बैरम खां ने शासन किया। प्रारंभिक चुनौती, जैसे कोई भी शासक, कोई भी राजा शासक बनता है, और अकबर की तो उम्र भी कम थी। जैसे हुमायूं बना, तो हुमायूं ने भी काफी संघर्षों का सामना किया, उसी तरह अकबर को भी काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। हेमू का खतरा, मतलब हेमू का खतरा जो सूर्यवंश का एक सेनापति था, उसका खतरा चल रहा था। दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मतलब हुमायूं के मरने के बाद हेमचंद जो हेमू था, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि उसको पता था कि इसका पुत्र है जो अकबर, उसकी उम्र बहुत कम है, वो शासन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मतलब दिल्ली पर युद्ध नीतियां शुरू कर दी, और दिल्ली को हथियाने की कोशिश पूरी तरह से कर ली। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 में, अकबर की सेना ने उसे हरा दिया। बताया जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में, जिस पर डिटेल में पढ़ेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हरा दिया। आज हम पढ़ेंगे कि अकबर का सारा शासक किस तरह हराया, किस तरह युद्ध हुआ। ये बैरम खां की एक रणनीति थी, और बैरम खां ने इसमें काफी अकबर का साथ दिया। समाज विस्तार, अकबर शासक बन चुका था, तो धीरे धीरे उसका साम्राज्य विस्तारित हो रहा था। उसने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था, जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराकर। तो धीरे धीरे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। जैसे उसको क्या कहते, बैरम खां बता रहा था, वैसे वैसे अकबर अपने संरक्षण में सारे राज्य लेने की कोशिश कर रहा था। 1560 तक अकबर ने मालवा, राजपुताना, राजस्थान के जो आसपास के क्षेत्र थे, गुजरात आदि को जीतना शुरू कर दिया। मतलब धीरे धीरे उसने छोटे छोटे टुकड़ों में युद्ध किया। उसने एक सेना तैयार की और अपनी सारी नीतियां तैयार की, और उसके जो संरक्षक थे महामंगा, बैरम खां और एक गुरु थे, जब मैंने बताया था कि जो अकबर मतलब हुमायूं को जो मिले थे, वो अकबर के गुरु बनेंगे, पीर फकीर, जो उन्होंने काफी इनका संरक्षण दिया। तो धीरे धीरे अकबर सारे सब लोगों के कारण, सबकी सहायता के कारण छोटे छोटे राज्य जीतने में असफल हुआ। काफी बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी आगे चल के अकबर ने जीती। अब पढ़ते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई। यहाँ से एक वास्तविक अकबर का जीवन शुरू हुआ, और वास्तविक एक मुगल संस्था बहुत अच्छी नींव पे, बहुत मजबूत नींव स्थापित की। क्योंकि इस टाइम तक जो पहले जो जैसे बाबर बना, तो बाबर काफी थोड़े टाइम तक रहा, 4 वर्ष तक। हुमायूं रहा, तो हुमायूं ने 10 या 15 साल तक जैसे हुमायूं रहा, तो हुमायूं का काफी संघर्ष भरा जीवन रहा। मतलब एक अच्छी सत्ता स्थापित नहीं हुई थी। पर जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, वास्तव में मुगल सेना, वास्तव में मुगल वंश यहीं से स्थापित हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद कोई वंश स्थापित नहीं हुआ। इसके बाद मुगल सेना काफी समृद्ध हुई, काफी मजबूत हुई, और काफी अच्छा उसने अपना एक मुगल वंश स्थापित किया, और काफी लंबे समय तक शासन करने के लिए मजबूत हो गई। इसे बताया जाता है पानीपत का दूसरा युद्ध। हेमू ने 22 युद्ध जीते थे। जब हेमू एक बहुत बड़ा शासक था, क्योंकि हुमायूं के टाइम से उसका विद्रोह चल रहा था, तो वो 22 युद्ध जीते हुआ था, और दिल्ली पर कब्जा करके खुद को विक्रमादित्य घोषित कर लिया। मतलब दिल्ली पर उसने कब्जा किया, और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि घोषित कर दी। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसने मुगलों को उत्तर भारत से खदेड़ने की योजना बनाई,
उसने मुगलों को उत्तर भारत से खदेड़ने की योजना बनाई। जैसे शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर मेरा शासक चला, मतलब अगर मेरा साम्राज्य चला तो मैं मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। कहीं ना कहीं वो सफल भी रहा, पर धीरे धीरे हुमायूं बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं वापस हुमायूं का शासन शुरू हो गया था। ऐसे ही क्या कहते हैं, हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। उसने मुगलों को उत्तर भारत से खदेड़ने की योजना बनाई, इसमें कहीं ना कहीं थोड़े हद तक वो सफल भी रहा। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में दोनों आमने सामने आए। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की सेना और हेमू इसकी सेना दोनों की आमने सामने आई और इस तरह पानीपत का दूसरा युद्ध चला। हेमू के पास 1500 युद्ध हाथी थे, मतलब 22 युद्ध जीत चुका था, काफी टाइम से युद्ध लड़ रहा था, तो उसके पास सेना भी काफी अच्छी थी, हाथी भी काफी अच्छे थे और एक बड़ी सेना थी। 1500 हाथी थे और एक बड़ी सेना थी। जबकि मुगल जो सेना थी, जो मुगलों की जो सेना थी वो काफी छोटी थी, क्योंकि हुमायूं की सेना छोटी थी। तो उस टाइम तक तो अभी तक तो हुमायूं की सेना चल रही है, क्योंकि अकबर जीतेगा, राजा बनेगा, शासक करेगा, तब धीरे धीरे अपनी सेनाओं को बढ़ाएगा। तो जो सेना थी मुगलों की वो छोटी थी। युद्ध के दौरान हेमू की आंख में एक तीर लगा, मतलब युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान बताया जाता है कि हेमू की आंख में एक तीर लगा, जिससे वह घायल और बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। उसकी सेना में भगदड़ मच गई और मुगलों की जीत हुई। इसी कारण मुगलों की जीत हुई, क्योंकि उसकी आंख में तीर लगा, वो अपने हाथी से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और कहीं ना कहीं इस कारण उसकी सेना में भगदड़ मच गई और इस कारण पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने में अकबर सफल हुआ। बैरम खान ने बेहोश हेमू को अकबर के सामने पेश किया, मतलब हेमू जब बेहोश हो गया था तो बैरम खान ने अकबर के सामने पेश किया, जहां अकबर ने उसे मारने से इनकार कर दिया, लेकिन बैरम खान ने उसका सिर काट दिया। मतलब अकबर तब बच्चा था और अकबर के सामने हेमू को जब पेश किया तो अकबर ने उसे मारने से इनकार कर दिया, पर बैरम खान ने उसका सिर कमल कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये रहेगा तो अकबर बादशाह नहीं बन पाएगा और वो शासन नहीं कर पाएगा, वो दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा, जो सपना हुमायूं का था दिल्ली पर शासन करने का। बैरम खां का जो शासन काल था अकबर की जिंदगी में वो बहुत अहम रखता था। बैरम खां ने अकबर को मार्गदर्शन दिया, काफी अच्छा संरक्षक बना, एक तरफ समझ लो कि वो उसका एक अच्छा अंगरक्षक बनकर उभर कर आया। सारी नीतियां, सारी रणनीतियां, युद्ध, राजनीति, प्रशासनिक कार्य सारे उसने अकबर को सिखाए, क्योंकि वो पहले से भी काफी अच्छा एक सेनापति था। आसपास की जो सेनाएं थी, आसपास की जो राज्य थे, आसपास की जो प्रजा थी, उससे वो पूरी तरह से परिचित था, क्योंकि हुमायूं के टाइम से ही वो कहीं ना कहीं मुगलों में साथ था। हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली आगरा पर कब्जा किया, मतलब जब हेमू ने आगरा पर कब्जा किया था दिल्ली और आगरा पे, तब कहीं ना कहीं बैरम खान ने अकबर का साथ दिया और उसको यहाँ से खदेड़ने में सहायता की। बैरम खान ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया और 5 नवंबर 1556 को पानीपत के प्रथम युद्ध में हेमू को हरा दिया। ये बैरम खान के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इस जीत में मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया, मतलब ये जो जीत हुई इससे मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित कर दिया। कहते हैं कि एक अच्छा मुगल साम्राज्य यहीं से स्थापित हुआ माना जाता है और वास्तव में ही यहीं से हुआ था। बैरम खान ने अकबर के नाम पर शासन चलाया, लेकिन वास्तविक शक्ति उसके हाथों में थी। बैरम खान ने जो अकबर के नाम पर शासन चलाया, सारा शासन बैरम खान कर रहा था, मात्र अकबर एक नाम का शासक था और सारी शक्ति, सारा शासन उसी के हाथ में था, क्योंकि उसके हिसाब से ही शासन चल रहा था। उसने कठोर नीतियों को अपनाया, जिसमें कई अमीर सरदारों नाराज हो गए। मतलब उसकी कुछ कठोर नीतियां थी, उसके कुछ नियम थे, कुछ कठोर नीतियां थी। मतलब अकबर से मिलने से पहले सारे रणनीतियां, सारे नियम बैरम खां बनाता था और बैरम खां के आदेश के अकॉर्डिंग ही कहीं युद्ध होता था या कोई व्यक्ति अकबर से डायरेक्ट मिल सकता था। तो उसकी जो नीतियां थी, रणनीतियां थी, वो कहीं ना कहीं कठोर थी। आगे चल के यही सब चीजें कहीं ना कहीं अकबर को पसंद नहीं आई।
महामंगा का अकबर के जीवन में भी बहुत बड़ा योगदान था। अकबर की धाई माँ थी, अकबर की माँ के समान थी, अकबर का पालन पोषण किया था, अकबर को बचाया था। जब उसके चाचा ने उसको क्या कहते हैं तोपों से मारने की कोशिश की था, महामंगा ने उसे बचाया। अपने पुत्र आजम खां की जगह उसने क्या कहते हैं अकबर को पाला, काफी अच्छा जीवन दिया। तो महामंगा भी कहीं ना कहीं अकबर के जीवन में बहुत महत्व रखती थी। जो अकबर की धाई माँ थी, अकबर की मतलब धाई माँ थी, अकबर का पालन पोषण किया था। वो अन्य दरबारियों ने बैरम खां के खिलाफ साजिश रची, मतलब महामंगा और अन्य दरबारियों जो थे उन्होंने बैरम खां के खिलाफ साजिश रखी। मतलब अकबर को कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश करी कि जो बैरम खां है वो डायरेक्ट शासन कर रहा है और अकबर की कहीं ना कहीं इसमें छवि कम है। 1560 में अकबर ने उसे पद से हटा दिया। मतलब 1560 में अकबर ने क्या करा, बैरम खां को पद से हटा दिया और उसने मक्का जाने का आदेश दिया। उसने कहा, मतलब उसने बैरम खां से कहा कि अब मैं शासन करने के योग्य हो चुका हूँ। जब बैरम खां की मृत्यु हुई तब अकबर 17 साल का था और उसकी मृत्यु के बाद अकबर ने शासन किया तब वो 18 साल का हो चुका था और काफी अच्छे तरह से शासन को संभालने के योग्य था। तो उसने 1560 में अकबर को मतलब बैरम खां को पद से हटा दिया। उसने कहा कि अब तुम मक्का जाओ, मतलब हज करो, यात्रा करो, मैं अब शासन चलाने के योग्य हो गया हूँ तो तुम अपनी जिंदगी में मतलब कुछ करो। जो उसने उसको मक्का जाने के आदेश में मतलब तीर्थ करने के लिए भेज दिया। रास्ते में एक अफगान सरदार ने उसकी हत्या कर दी 1561 में एक मतलब अफगान सरदार था, बताया जाता है उसने क्या करा, बैरम खां की हत्या कर दी। कहीं ना कहीं इस हत्या का साजिश का श्रेय या फिर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अकबर को बताया जाता है कि अकबर ने उसको मरवाया था, पर वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि वो उसका गुरु था, उसका संरक्षक था, उसने राजनीतियां वगैरह सिखाई थी। तो ऐसा नहीं माना जाता है, पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जाती कि अकबर ने ही बैरम खां को मरवाया था, पर एक अफगान सरदार ने उसकी हत्या की। अब पढ़ते हैं अकबर का पर्दा शासन। पर्दा प्रथा, ये पर्दा शासन का मतलब है कि जो अकबर का जो शासन था वो कहीं ना कहीं महामंगा कर रही थी, महामंगा संभाल रही थी। कुछ उसके जो राजनीतिक कार्य थे वो अन्य व्यक्ति देख रहे थे। इससे पर्दा के पीछे जो व्यक्ति शासन कर रहे थे उसे पर्दा शासन कहा जाता है। 1560 में बैरम खां को हटाने के बाद अकबर 60 वर्ष की आयु हो, मतलब 18 वर्ष की उसकी आयु हो चुकी थी, बालक हो चुका था, एक व्यक्ति के रूप में साबित हो चुका था, वो कहीं ना कहीं शासन करने के योग्य हो चुका था, ऐसा अकबर को लग रहा। सीधे शासन संभालने का प्रयास किया, मतलब 18 वर्ष की आयु में अकबर ने सीधा शासन संभालने का प्रयास किया और बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दिया। उसने कहा आप हज करो, यात्रा करो, अब अपना जो बाकी का जो जीवन है वो अच्छा जियो। उस समय तक वह अनुभवी था, मतलब उस समय वो अनुभवी भी हो चुका था क्योंकि इतने उसने युद्ध जीत लिए, आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया और काफी लंबे 8-10 साल तक उसने शासन किया, तो उस चीज से वो अनुभवी भी हो चुका था। इस अवधि पर महान जो मंगा थी वो उसकी धाइमा थी, वो उसको शासन करना, पर्दा के पीछे उसको शासन करना सिखा रही थी। उसकी धाइमा मतलब महाम जो थी वो उसकी धाइमा और अन्य दरबारियों ने शासन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया था। मतलब जो महाम अंगा थी और अन्य दरबारी थे वो कहीं ना कहीं पीछे से शासन पर अपना नियंत्रण कर रहे थे, पर्दा के पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर रहे थे। मतलब जो सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ रहे थे पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से अकबर के सलाहकार बने हुए थे। इसे पर्दा शासन यानी पर्दे के पीछे किया जाने वाला शासन कहा जाता है और इसे पर्दा शासन कहते हैं और पर्दे के पीछे से चलाया जाने वाला शासन माना जाता है। आगे अकबर के जो और रणनीतियां हैं, राजनीतिक चीजें हैं, वो अकबर के अपन सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। अकबर के अब कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं जो उसके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके नवरत्न, अकबर के दरबार में उसके नवरत्न बहुत फेमस थे और नवरत्नों से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। अकबर के नवरत्न मतलब उसके 9 रत्न थे। इसमें पहले थे बीरबल, महान कवि थे और विदूषक थे। मतलब बीरबल थे जो एक महान कवि के रूप में अकबर के दरबार में पेश हुए थे।
वास्तविक नाम उनका महेशदास था, मतलब हिंदू थे और वास्तविक नाम उनका महेशदास था। इनकी अकबर के जीवन में बहुत बड़ी छवि मानी जाती है। बीरबल और अकबर की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस हैं। ये मनोरंजन करते थे, सभा को रोचक बनाते थे और कहानियों के द्वारा हंसी माहौल बनाने की कोशिश करते थे। अकबर के शासन में अकबर की जो प्रजा थी उसमें एक उत्साह का माहौल बनाए रखते थे, क्योंकि हार जीत का सामना तो युद्ध और रणनीतियों में बना ही रहता है, पर ये काफी अच्छा उन माहौलों को काफी अच्छे तरह के रोचक संभालने की कोशिश करते थे। अकबर के प्रिय सलाहकार थे, मतलब अकबर के एक प्रिय सलाहकार थे, सलाह भी देते थे कि आप इस तरह से मतलब इस तरह से युद्ध करो, इस तरह से शासन करो। तो एक सलाहकार भी थे। हास्य गायक थे, मतलब हास्यमक माहौल बनाए रहते थे के लिए प्रसिद्ध थे। एक हंसमुख माहौल बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। रोचक तथ्य पढ़ते हैं। बीरबल, अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में प्रसिद्ध मानी जाती हैं। जैसे बताया जाता है कि अकबर और बीरबल की कहानियां तो भारतीय लोक कथा में प्रसिद्ध हैं। इस तरह बीरबल अकबर के 9 रत्नों में फेमस एक रत्न था। आगे बढ़ते हैं। तानसेन जो ग्वालियर के थे, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है, काफी फेमस है। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत थे, मतलब एक हिंदुस्तानी थे और वो शास्त्रीय संगीत में बहुत फेमस थे। शास्त्रीय संगीत के नाम से इनका दिल्ली में मकबरा बना हुआ है। महान गायक थे, शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे। मियाँ की मल्हार जैसी रंगों की रचना की, मतलब इसने एक मल्हार लिखी थी। मियाँ के मल्हार जैसी रंगों की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। रोचक तथ्य कहा जाता है कि उनका गायन से बादल गरज उठते हैं। मतलब एक संगीतकार थे और कौन सा संगीत गाते थे, शास्त्रीय संगीत गाते थे और इनके गायन से बताया जाता है कि बादल भी गरज उठते थे, मोर भी नाच उठते थे, एक खुशमुख माहौल हो जाता था, क्योंकि संगीत व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम रखता है। अब्दुल फजल एक महान इतिहासकार थे, मतलब अब्दुल फजल भी अकबर के 9 रत्नों में काफी फेमस रत्न माना जाता है। योगदान था अकबर नामा और आईने ए अकबरी जैसी ग्रंथों की रचना की। अब्दुल फजल जो थे उन्होंने अकबर नामा और आईने एक अकबर जैसे ग्रंथों की रचना की, मतलब ये ग्रंथ एक शिल्प लेखकार माना जा सकता है। अकबर के शासनकाल को वास्तविक विवरण दिया, मतलब इन्होंने अकबर के जो शासनकाल का एक वास्तविक विवरण दिया, उसमें अकबरनामा लिखा और आईने ए अकबरी जैसी ग्रंथों की रचना की। रोचक तक अकबर का सबसे विश्वसनीय सलाहकार था। ये अकबर का सबसे विश्वसनीय सलाहकार था। जब अकबरनामा लिखा, आईने एक अकबरी लिखी, उसके जीवन के बारे में बताया, तो अकबर का एक विश्वसनीय सलाहकार माना जाता है। राजा तोडरमल ये भूमि के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजस्व विभाग के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इनको भूमि की, फसलों की, इन सब चीजों की बहुत अच्छी मतलब समझ थी। राजस्व विभाग की इन्हें काफी अच्छी समझ थी। अब देखते हैं अकबर ने इनको कौन सा पद दिया। वित्त मंत्री, यानी भूमि के क्षेत्र में इनको वित्त मंत्री का पद दिया अकबर ने। योगदान भू राजस्व व्यवस्था, मतलब भू राजस्व व्यवस्था, जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को इनको काफी अच्छी समझ थी, इसलिए इन्हें भू राजस्व का पद संभाला गया। मुगल अर्थव्यवस्था और को मजबूत किया, मतलब इन्होंने जो मुगलों की जो अर्थव्यवस्था थी उसको काफी मजबूत किया। रोचक तत्व, अकबर ने उन्हें दह सहला यानी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया। अकबर ने उन्हें एक दहसाला बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया। अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का श्रेय दिया। उन्हें अपनी अकबर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। भू राजस्व में सुधार दिया, भूमि के क्षेत्र में योगदान दिया, फसलों के क्षेत्र में योगदान दिया, इसलिए अकबर ने उनको वित्त मंत्री का पद दे दिया। राजा मानसिंह महान सेनापति और जोधाबाई के भाई भतीजे माने जाते हैं। राजा मानसिंह एक महान क्या थे, सेनापति थे। राजा मानसिंह का बहुत योगदान था अकबर के जीवन में, क्योंकि जोधा के साथ आए थे और काफी अच्छे तरह से अकबर की बचपन से ही अकबर के साम्राज्य में रहे और काफी अच्छी तरह अकबर की चीजों को, उसके शासन, उसकी नीतियों को समझा। आमेर के राजपूत शासक थे, मतलब आमेर के राजपूत शासक था राजा मानसिंह। अकबर की सेना के एक प्रमुख सेनापति थे। बंगाल और अफगानिस्तान के
अभियानों में सफलता पाई। मतलब बंगाल और अफगान के जो सेना थी, वहाँ के जो शासक थे, उनमें सेनाओं में कहीं ना कहीं इन्होंने एक सफल अभियान किया। जोधाबाई के भाई थे और मुगल राजपूत बंधनों का मजबूत किया। मतलब जोधाबाई के भाई थे और उन्होंने जो मुगल राजपूत के, जो मुगलों के और जो राजपूतों के जो बंधन थे, जो संबंध थे, उन्होंने काफी अच्छे तरह से मजबूत किया और उनको बढ़ाया अच्छी तरह से, और अपने मतलब समझ से उन संबंधों को मजबूत बनाया। अब्दुल रहीम खाने खाना ये वही है जो बैरम खां का बेटा था, अब्दुल रहीम खान। ये एक कवि और सेनापति थे। ये अकबर के शासनकाल में बहुत फेमस थे। ये एक कवि भी थे और सेनापति थे। अब्दुल रहीम खाना को अकबर ने अपना बेटा माना था, क्योंकि बैरम खां की मृत्यु के बाद सलीमा बेगम से शादी की और अब्दुल रहीम खाना को अपना बेटा माना। खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। बैरम खां का पुत्र था, जैसे बैरम खां का पुत्र था, मैंने बताया संस्कृत और फारसी विद्वान, हिंदी कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे। ये एक बहुत विद्वान, संस्कृत और फारसी हिंदी कविताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत योगदान था, काफी विद्वान थे, क्योंकि अकबर तो इतना ज्यादा पढ़ा था नहीं, तो उसके शासन काल में मतलब पढ़ाई का योगदान, उसके सारे वित्त व्यवस्थाओं और उसकी फारसी, क्योंकि दरबार में एक व्यक्ति को, अकबर पढ़ा नहीं था तो उसके दरबार में जो खत आते थे, जो विदेश के, मैंने पढ़ा आगे बताऊंगी कि विदेश के कुछ लोग भी आते थे, अपना योगदान देते थे। तो बैरम खां का पुत्र खाना का बहुत अच्छा योगदान रहा। उसमें हिंदी दोहा और आज भी प्रसिद्ध है। मतलब अब्दुल रहीम खाना के जो अब्दुल रहीम खाना बचपन से ही मुगलों के में साथ थे। जैसे कि बैरम खां के बेटे थे, तो उनको मुगल सब चीजों की समझ थी। अकबर ने और अपने दरबार में उनको बहुत बड़ा पद दिया था। हिंदी दोहे जो अब्दुल रहीम खाना के हिंदी दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, जो अकबर के शासन काल से ही माने जाते हैं। अब ये अकबर का 7वां रत्न क्या हो गया? ये फकीर, जिनको धार्मिक सलाहकार माना जाता है, फकीर अजियाउद्दीन, जो फकीर अजियाउद्दीन अकबर के 7वें 9 रत्नों में से 7वां रत्न था, और ये भी अकबर के दरबार में काफी योगदान दिया, काफी फेमस माने जाते हैं। योगदान था, अकबर के धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। मतलब और सुलह ये कुल की नीति को अकबर ने जो अपनाया था, वो इनकी ही सलाह से अपनाया था, और सभी धर्मों को एक साथ शांति की नीति का योगदान दिया। मतलब इन्होंने अकबर को सुलह ये कुल की नीति को अपनाने की सलाह दी, और अकबर को ये सलाह दी कि अकबर एक दरबारी था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा शासक था, इसलिए उन्होंने बताया कि सभी धर्मों को समान लेकर चलना अकबर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अकबर एक बहुत बड़ा शासक है। अगर अकबर धर्मों में या फिर प्रजा में फर्क करेगा तो कहीं ना कहीं शासक कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अकबर को एक नीति दी। उसने कहा सुलह ये कुल की नीति। सुलह ये कुल की नीति का मतलब होता है सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना, शांति प्रिय लेकर चलना, सभी धर्मों के हित को देखना, सभी धर्मों को सुनकर अपने धर्म के अकॉर्डिंग न्याय करना। जैसे बताऊंगी अकबर में, जब और डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, धार्मिक कर, तीर्थ कर, जो अकबर ने हटाए थे वो कहीं ना कहीं सुलह या कुल की नीति के अकॉर्डिंग ही आते हैं। मुल्ला दो प्याजा, ये बहुत फेमस है अकबर की 9 रत्नों में, ये भी एक फेमस रत्न माने जाते हैं। इन्हें राजनीतिक सलाहकार कहा जाता है। पहले अपन ने पढ़ा, उनको धार्मिक सलाहकार बताया और इनको राजनीतिक सलाहकार बताया, दोनों में फर्क है। अकबर के मुख्य सलाहकार कूटनीति और युद्ध रणनीति में निपुण थे। मतलब ये अकबर के सलाहकार थे, और ये क्या है कि ये कूटनीति, मतलब कूटनीति और युद्ध की रणनीति। राजनीति का मतलब होता है कि जो युद्ध की जो रणनीतियां थी उनको चलाते थे। कूटनीतियां, जो नीतियां बाहर की थी, जो गलत नीतियां थी, उनको समझने की और उनको सही करने की सलाह देते थे। इसलिए राजनीतिक कार्यों को संभालते थे, प्रशासनिक चीजों को देखते थे, बाहर की जो सीमाएं थी, बाहर के जो क्षेत्र थे, वहाँ की सेनाओं को देखते थे। इसलिए कहीं ना कहीं मुल्ला दो प्याजा अकबर की राजनीतिक नीतियों के लिए बहुत फेमस है। योगदान तत्व, मतलब इनका जो रोचक तत्व था, उनका नाम उनकी
तीक्ष्ण बुद्धि, मतलब उनका जो नाम था उनकी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए, मतलब उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत तीक्ष्ण थी, तीक्ष्ण बुद्धि के लिए बहुत फेमस माने जाते थे। मतलब वो राजनीतिक चीजों में इस तरह से अपनी बुद्धि लगाते थे, अपनी सेनाओं को इस तरह संभालते थे, अकबर को इस तरह कहीं ना कहीं सलाह देते थे जो उसकी राजनीति के लिए, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, उसके राजनीतिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसलिए मुल्ला दो प्याजा अकबर की 9 रत्नों में भी बहुत फेमस रत्न है। आगे पढ़ते हैं मीर ताकि मीर, जिसको हकीम मुकाम यानी चिकित्सा, हकीम का मतलब होता है, हकीम मुकाम से समझ में आ रहा है कि ये चिकित्सक विभाग के थे। और मीर ताकि मीर, इनको मीर ताकि मीर कहा जाता था, जो चिकित्सक विभाग के लिए बहुत फेमस थे। चिकित्सक और विज्ञान के क्षेत्र में अकबर की सहायता करते थे। अकबर का एक इतना बड़ा शासन था, सेनाएं घायल होती थी, और उस समय जो जो वैज्ञानिक चीजों से बीमारियों को जो औषधियों के द्वारा ठीक किया जाता था, उनने कहीं ना कहीं अकबर के दरबार में काफी अच्छी भूमिका निभाई। इसलिए इनको हकीम हुकाम कहा जाता है, जो चिकित्सक विभाग के लिए फेमस थे। नोट, कुछ इतिहासकार इनकी जगह फौजी कभी भी नवरत्न भी कहते हैं। मतलब कुछ कुछ इतिहासकार इनको फौजी कभी है ना, फौजी के नवरत्न के रूप में भी जानते हैं, इनको फौजी भी कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग। पर अकबर के दरबार में ये किस नाम से फेमस थे? हकीम हुकाम के नाम से फेमस थे, जो चिकित्सक विभाग के प्रमुख थे। अब देखो, अकबर के जितने भी जो 9 रत्न थे, अकबर के जो 9 रत्न थे, वो कहीं ना कहीं अकबर के कोई चिकित्सक विभाग के लिए, कोई राजस्व विभाग के लिए, कोई अर्थव्यवस्था के लिए, कोई संगीत के लिए, कोई गायक के लिए, इस तरह से उसके 9 रत्न उसके मजबूत कड़ी थी। और ये 9 रत्न उसकी प्रजा को चलाने के लिए, उसके शासन करने के लिए बहुत फेमस माने जाते थे। अकबर का सेकंड पार्ट वीडियो भी आएगा, क्योंकि पूरा कवर नहीं हुआ है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए 2 पार्टों में अकबर को पढ़ाएंगे। और आगे जो पढ़ेंगे अकबर के राजनीतिक चीजें, राजनीतिक अभियान उसके किस तरह से चले, किस तरह से उसने बंगाल बिहार के क्षेत्रों पर कब्जा किया, और कुछ धार्मिक कार्यों और धार्मिक नीतियों में सुधार किया, वो अपन आगे सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। आई होप अकबर का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, समक्ष अकेडमी को फॉलो करें।